क्या हो अगर आप बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसी के साथ साथ ये दुनिया पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपको इजीली हरा सकता है, लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी अगर आप एक ड्रैगन से लड़ने के चक्कर में अपने अपनों को ही खो दो और बाद में अगर आपको पास में जाकर अपने अपनों को बचाने का मौका मिले तो फिर क्या होगा? तो क्या आप पास में जाकर सबको बचा पाओगे या फिर नहीं? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक टीम को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन का सामना कर रही थी और वहाँ पर तो वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो कहने लग जाता है तुम लोग मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। ये कहकर वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और तभी हम लोग को ये वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि ये जगह शैडो वर्ल्ड है और सभी इंसानों के लिए ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये शैडो वर्ल्ड के अंदर ब्लैक फॉग जैसा एक चीज है और ये फॉग के बारे में किसी भी इंसान को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन सभी को ये जरूर पता है कि ये फॉग जहाँ पर भी होता है वहाँ से कोई भी इंसान बच के जा नहीं सकता। और इससे पहले ब्लैक फॉग दुनिया को तबाह कर दे, इससे बचने के लिए बस एक ही तरीका है, सभी इंसानों को शैडो वर्ल्ड पर कब्जा करना पड़ेगा और इसके लिए उन लोगों को रियल ड्रैगन को हराना पड़ेगा। और तभी हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डेजर होता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा। और उसका ये बात को सुनकर वो ड्रैगन भी उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है और उसको ऐसा करते हुए देखकर डेजर का एक साथी जिसका नाम रेफेलो होता है वो अपनी सील से डेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले डेजर अपने पावर के मदद से वो ड्रैगन का सारा पावर को सील कर देता है। और ये कर ही वो सभी से कहता है कि मैंने ये ड्रैगन का सभी पावर को सील कर दिया है और यही टाइम है उसको हराने का। और उसका ये बात को सुनकर उसका सभी साथी मिलकर वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये देखकर वो ड्रैगन भी अपने टेल से उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि राफेलो अपने पावर के मदद से उसके टेल को रोक दिया था। और ये चीज का फायदा उठाकर जब भी अजेस्ट अपने पावर के मदद से वो ड्रैगन के ऊपर हमला करता है, उसका ये पावर इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है और बाद में हम लोग को पता चलता है कि वो ड्रैगन वहाँ पर ही मारा जा चुका है। और ये काम खत्म होने के बाद सभी तो काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पर सभी लोग डेजर की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि उसने सबसे पहले अपने पावर के मदद से वो ड्रैगन का सारा पावर को सील कर दिया था। और तभी वहाँ पर उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है देखो वो ड्रैगन से लड़ने वाले 15 लाख लोगों में से हम 6 ही बचे हैं और अभी तक हम लोगों को क्लियर का मैसेज नहीं आया है। और उसका ये बात को सुनकर डेजर भी सोचने लग जाता है कि ये दुनिया ने मेरे से सारा कुछ छीन लिया है, मेरा दोस्त मेरा साथी सारा कुछ। लेकिन तभी एक लड़की उन लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती है कि हम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फाइनली वो ड्रैगन को हरा दिया है। और आगे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जब वो लोग ये वर्ल्ड से निकल जाएंगे वो लोग आखिरकार क्या क्या करेंगे। और इसके बारे में जब भी राफेलो डेजर से पूछता है, डेजर तो अपना एक साथी के बारे में सोचे जा रहा था जो कि अभी मर चुकी है। और इसी वजह से डेजर सबसे कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। लेकिन तभी अचानक से उन लोग को वो ड्रैगन से मैजिक पावर के एहसास होने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक एनर्जी निकल रही थी। और ये सारा कुछ देखकर उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा कुछ वो ड्रैगन के हार्ट के वजह से हो रहा है। और मैंने कहीं पर पढ़ा था कि ड्रैगन मर जाने के बावजूद भी उसके हार्ट के अंदर काफी ज्यादा माना रह जाता है और ड्रैगन अभी मर गया है और वो अपना माना को बाहर नहीं निकाल सकता, इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट हो सकता है। और इसका ये बात को सुनकर सभी लोग अपने सेल से वो ड्रैगन से बचने का पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन का पावर इतना ज्यादा खतरनाक होता है उनमें से कोई भी बच नहीं पाता। और यहाँ पर दूसरा डेजर्ट भी उसको रोकने का पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि ये जंग को खत्म करने के बाद मैं ऐसे ही मर नहीं सकता। और जब भी वो अपना आंखें खोलता है उसको पता चलता है कि वो काफी ज्यादा यंग हो चुका है और वहाँ पर तो वो एक स्कूल की यूनिफॉर्म पहना हुआ था। और ये देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी अचानक से स्टेज पे एक लड़की आकर कहने लग जाती है कि ये एकेडमी पे आप सभी नए स्टूडेंट का स्वागत है। और आगे जब भी डेजर वो टीचर को देखता है वो उसको पहचान लेता है, जहाँ पर उसको एहसास होता है कि वो टाइम में काफी ज्यादा पीछे आ गया है। और आगे वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो ड्रैगन के साथ लड़ाई आज से शुरू हुई थी, जहाँ पर हम लोग आज से करीब 10 साल वो डेंजन के अंदर लड़ते रहे, जहाँ पर आखिर में सारा कुछ पूरी तरीके से तबाह हो गया था। ये सोचकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और इसी वजह से वो जल्दी से बाहर पे एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। और तभी यहाँ पर उसके पास एक सीनियर लड़की आकर उससे कहने लग जाती है मैं तुमको काफी देर से ढूंढ रही थी, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मेरा नाम लेडोरिया है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और तुम्हें गाइड करने का काम मुझे सौंपा गया है। और लेडोरिया को देखकर डेजर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अच्छे से पता है कि लेडोरिया एक जीनियस है और वो अपनी एकेडमी पे रैंकिंग में फर्स्ट रैंकिंग हासिल किया था। और आगे जब भी लेडोरिया डेजर का प्रोफाइल को चेक करता है उसको पता चलता है कि वो एक कॉमनर है। और ये देखकर वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि अगर वो इस एकेडमी का टेस्ट पार भी कर लिया तो उसको बीटा क्लास में भेज दिया जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर डेजर अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं ये सारा कुछ जानता हूँ कि स्कूल में भेदभाव किया जाता है
हैं कि इस एकेडमी पे नोबेल को अल्फा क्लास में रखा जाता है और कॉमिनर को बीटा क्लास में। और इसका मतलब अगर मैं कॉमिनर हूँ और एक जीनियस हूँ तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। कुछ भी हो जाए तुमको ये एकेडमी पे प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। और आगे जब भी वो लोग टेस्ट देने के लिए आगे जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर लेडी रिया को एक लड़का आवाज लगाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर देखना काफी ज्यादा हैरान की बात है। और आगे डेजर के पूछने पर लेडी रिया उसको बताने लग जाती है कि ये बंदा एक कमीना और बेवकूफ बंदा है और ये बंदे का नाम असल में एलएम है। और आगे जब भी एलएम लेडी रिया के पास जाकर उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, लेडी रिया भी ठीक ऐसा ही करती है। और आगे जब भी एलएम डेजर का प्रोफाइल चेक करता है उसको पता चलता है कि डेजर एक कॉमिनर है और ये देख कर ही वो उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है। और आगे वो लेडी रिया से कहने लग जाता है तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तुम एक कॉमिनर को ही गाइड कर सकती हो और लगता है तुम मुझसे लड़ने का इस बार लायक हो ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि टेस्ट अभी शुरू होने वाला है। और ये बात को सुनकर जब भी डेजर लेडोरिया से ये बात को पूछने के लिए जाता है वो देखता है कि वहाँ पर तो लेडोरिया काफी ज्यादा गुस्से में थी। और आगे लेडोरिया डेजर से कहने लग जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमको ये टेस्ट किसी भी हालत में पास करना ही पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर डेजर कहने लग जाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और आगे जब भी डेजर वो टेस्ट देने वाले जगह पर पहुंचता है वो तो वहाँ पर किसी और को ही ढूंढने लग जाता है। और तभी अचानक से उसके पीछे से एक लड़की उसको पुकारती है और ये लड़की असल में वही लड़की थी जिसके बारे में डेजर पहले से सोच रहा था। और आगे जब भी डेजर वो लड़की को देखता है उसको अपना फ्यूचर के बारे में सारा कुछ याद आने लगता है। और इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं पास में कैसे आ गया, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं वो हादसा दोबारा नहीं होने दे सकता और कुछ भी हो जाए मैं इस दुनिया के फ्यूचर को बदल कर ही रहूंगा। और आगे हम लोग को पता चलता है कि वो लड़की का नाम असल में रोमांटिका है। और आगे जब भी डेजर रोमांटिका का नाम पुकारता है रोमांटिका तो काफी ज्यादा शॉक्ड में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर रोमांटिका को डेजर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमको मेरा नाम कैसे पता, क्या हम पहले भी कहीं पर मिल चुके हैं। और उसका ये बात को सुनकर बाद में डेजर को भी पता चल जाता है कि वो अभी पास्ट में है। और इसी वजह से वो घबराते हुए कहने लग जाता है माफ करना, मैंने तुम्हारा नाम वो ऊपर पे देखा था क्योंकि हम दोनों ही एक ही ग्रुप से हैं। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका कहती है ओ अच्छा ऐसी बात है, ये कह कर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद डेजर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ और बस मैं ही जानता हूँ कि तुमको खोने के बाद मेरा कैसा हाल हो गया था और इसी वजह से मैं दोबारा ये चीज होने नहीं दे सकता। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडोरिया डेजर को बता रही थी कि तुम ग्रुप डी पे हो और तुमको अभी शैडो वर्ल्ड के एक रेस को जीतना पड़ेगा और तुमको वहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि भले ही वो शैडो वर्ल्ड है लेकिन उसको बस टेस्ट के रूप में तैयार किया गया है। और इसमें एक सेफ्टी सिस्टम भी है कि अगर तुमको ज्यादा चोट आ जाएगा तो तुम ऑटोमेटिकली वहाँ से बाहर आ जाओगे। और उसका ये बात को सुनकर डेजर पूछने लग जाता है कि आखिरकार किस लिए चोट आएगा। और तभी अचानक से वहाँ पर एलएम आकर डेजर को बताने लग जाता है कि यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट पर अटैक करना अलाउ है और इसी वजह से तुम्हारे लिए ये टेस्ट को पास करना नामुमकिन है। और आगे वो एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवा कर बताने लग जाता है कि इससे मिलो, इसका नाम एडजस्ट है और ये एक मैजिक स्वॉर्ड मैन है। और आगे जब भी डेजर एडजस्ट को देखता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूँ, तुम एक मैजिक नाइट हो और तुम आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हो और इसी के साथ साथ तुम विजन मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो और तुम्हारा ये मैजिक का एनालिसिस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसी वजह से तुम फ्यूचर में जाकर मेरा काफी पावरफुल एक साथी बनोगे। और आगे हेलेम उन दोनों का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। और आगे डेजर एक जगह से शैडो वर्ल्ड पे पहुँच जाता है और जब भी वो लोग शैडो वर्ल्ड पे पहुँचते हैं वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि आप सभी लोगों को आगे जो गोल दिख रहा है आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है और आप में से टॉप 3 बंदा ये टेस्ट में पास हो सकते हैं और आप लोग अपनी मैजिक के मदद से किसी भी पार्टिसिपेंट को रोक सकते हो और अगर आप लोगों में से किसी को ज्यादा चोट लग जाता है तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन वहाँ पर तो डेजर बार बार एजेस की तरफ भी देखे जा रहा था जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कहीं एजेस भी दोबारा पास पे तो नहीं आ गया। लेकिन तभी अचानक से एजेस उसका काफी ज्यादा बेइज्जती करने लग जाता है कि तब से तुम बस मुझे ही घूरे जा रहे हो और मुझे पता चला है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और अगर तुम दिन रात भी ट्रेनिंग करोगे तो इस टेस्ट पे तुम पास नहीं हो सकते। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर डेजर भी बाद में समझ जाता है कि एजेस बिल्कुल भी फ्यूचर से नहीं आया है। और आगे जब भी रेस स्टार्ट होता है एजेस काफी तेजी से दौड़ने लग जाता है और ये देखकर उसके पीछे पीछे बाकी सब भी भागने लगते हैं। और आगे जब भी रोमांटिका वहाँ से भाग रही होती है वो गलती से एक छोटे से जानवर को डरा देती है जिस वजह से वो उससे माफी मांगती है। और उसका ये सारा कोई हरकत देखकर डेजर उससे कहता है कि तुम अभी भी ठीक वैसा ही हो। और ये सुनकर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम क्या बकबक करे जा रहे हो और कहीं तुम मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो और तुम बिल्कुल भी मुझे अपनी तरह मत समझना। जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि डेजर तो यहाँ पर ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो
उसको काफी सालों से जानता है और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरे सामने ऐसा भी मत करना, ठीक है। और वो दोनों भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से रोमांटिका के ऊपर एक अटैक हो जाता है। लेकिन ठीक टाइम पे डेजर्ट उसको धक्का देकर उसको बचा लेता है और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये सारा कुछ हरकत एक लड़का कर रहा था और इसका इरादा इन दोनों को इस स्टेज से निकालना था। लेकिन वो कुछ करे इससे पहले रोमांटिका अपने पार के मदद से उसको हरा देती है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि उनमें से एक पार्टिसिपेंट बाहर हो चुका है। और आगे रोमांटिका डेजर्ट से शुक्रिया भी कहती है, जिस इनका डेजर्ट भी उसको जानने वाली एक स्माइल लेता है। और ये देखकर रोमांटिका तो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और मैं अपना ये वाला एबिलिटी बाद में करने वाली थी, लेकिन अभी लगता है कि मुझे ये एबिलिटी अभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने पार के मदद से बाकी सभी पार्टिसिपेंट के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड सभी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि ये मैच को देख रहे थे, जहाँ पर सभी कह रहे होते हैं कि इस साल एक मैजिक नाइट हमारे एकेडमी पे आने वाले हैं और ये चीज काफी अच्छा बात है, लेकिन इस ग्रुप में एक कॉमनर भी है। और ये कहकर ही सभी डेजर्ट के ऊपर हंसने लगते हैं। और तभी हम लोग आगे दो बंदे को देखते हैं जो कि एडजस्ट के पीछे पीछे भाग रहे थे और तभी अचानक से उन दोनों को पीछे से एक काफी तेज हवा खींचने लगती है और ये हवा के वजह से उन दोनों के ऊपर एक पेड़ गिर जाता है, जिस वजह से वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और तभी हम लोग दूसरे से एडजस्ट को देखते हैं जिसको कि ये हवा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जहाँ पर वो अपना शॉर्ट से ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। और तभी हम लोग दूसरे से रोमांटिका को देखते हैं जो कि कहने लग जाती है कि अभी हम लोग 3 ही बचे हैं, इसी वजह से हम लोग काफी आसानी से पास हो जाएंगे। और तुमको क्या लगा कि मैं ऐसा बोलूंगी? और अच्छा होगा कि तुम ये रेस से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुमको काफी ज्यादा चोटें लगेगा और बाद में तुम मुझे ये मत बताना। और उसका ये बात को सुनकर डेजर कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं रेस से बाहर नहीं होने वाला हूँ। और ये कहकर वो एक स्माइल करती है, जिस बात से रोमांटिका तो हद से ज्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे वो अपने पार के मदद से काफी सारा स्पेल क्रिएट करके डेजर के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और अटैक करने के बाद उसको ऐसा लगने लग जाता है कि डेजर तो अभी डिस्क्वालीफाई हो गया है। लेकिन तभी हम लोग दूसरे साइड डेजर को देखते हैं जिसको कि कुछ भी नहीं हुआ था, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मुझे अभी पता चला कि तुम इतने सारे स्पेल को हैंडल कर सकते हो और तुम स्पीड पे काफी ज्यादा फोकस करते हो, इसी वजह से तुम्हारा कंट्रोल काफी ज्यादा वीक है और तुम्हारा अटैक का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने से ही मेरे ऊपर तुम्हारा अटैक नहीं लगेगा। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो कि तुम मुझे इसके बारे में सारा कुछ सिखाओगे। और ये कहकर वो दोबारा अपने पार के मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और इस बार उसका अटैक तो और भी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन यहाँ पर डेजर्ट थोड़ी ना कम था, वो जल्दी से अपने पार के मदद से उसका अटैक का एयर फ्लो को थोड़ा सा चेंज कर देता है, जिस वजह से उसका सभी अटैक जमीन पर लग जाते हैं। और उसका ये पार को देखकर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम अभी अभी मेरे स्पेल के ऊपर इन्वर्सिंग स्पेल का इस्तेमाल किए हो और इसके लिए तो तुमको सामने वाले स्पेल से भी काफी पावरफुल एक स्पेल को एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। और ये कहकर रोमांटिका दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार भी डेजर उसके अटैक को तोड़कर उसका अटैक को वहाँ पर ही तोड़ देता है। और उसका ये पार को देखकर दूसरी साइड रोमांटिका को तो यकीन ही नहीं हो रही थी कि आखिरकार कैसे डेजर उसका अटैक को इतने आसानी से तोड़ सकता है। और आगे डेजर उसके तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहने लग जाता है चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं क्योंकि मुझे अभी भी बाकियों से भी लड़ना है। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका भी हद से ज्यादा स्पेल को बनाकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। और उसका ये अटैक को देखकर डेजर दूसरी साइड अपने मन में कहने लग जाता है रोमांटिका तुम अभी स्ट्रॉन्ग तो हो लेकिन इतना काफी नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों फिर से वही फ्यूचर में पहुंच जाएंगे और इसी वजह से तुमको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये कहकर डेजर अपना इन्वर्सिंग स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और इसका ये अटैक की वजह से रोमांटिका के हर एक अटैक अचानक से गायब होने लगते हैं और देखते देखते उसका सारा स्पेल भी चकनाचूर हो जाता है। और आगे डेजर अपने पैर के ऊपर एक स्पेल लगा देता है और ये देखकर रोमांटिका उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो एक बेसिक स्पेल है ना। जिस पर डेजर उसको बताने लग जाता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो और ये साइड वॉल पे हम लोग कितना भी डैमेज हो जाए लेकिन हम लोग मरने नहीं वाले। और ये कहकर ही वो जल्दी से हमने पीछे एक फायर स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और इसी वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है और आगे वो काफी आगे चला जाता है। और दूसरे हम लोग एडजस्ट को देखते हैं जिसको कि पता चल गया था कि डेजर उसके पास आ गया है और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि आखिरकार तुमने रोमांटिका को कैसे हराया, लेकिन मैं तुमको कमजोर बोलने के लिए माफी चाहती हूँ। और ये कहकर वो काफी सारे स्पेल से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, जो देखकर डेजर भी तुरंत उसके स्पेल के ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है और ये सारा कुछ देखकर जल्दी से एडजस्ट उसको ऊपर तुरंत अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर डेजर थोड़ी ना कम था, वो अपनी पावर के मदद से उसका सभी स्पेल का डायरेक्शन को बदल देता है और इसी वजह से डेजर उसके सभी अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और ये सारा कुछ देखकर एडजस्ट दूसरे साल उससे कहने लग जाती है अच्छा तुम एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हो और अब की बार मैं तुमको एक ही झटके में खत्म कर दूंगी और तुम एनालिसिस का इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो उसके ऊपर काफी बड़ा एक अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर डेजर उसका ये अटैक का भी एनालिसिस कर देता है और इसी वजह से वो अटैक डेजर के पीछे जमीन पर गिरता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक धमाका होता है। और इस चीज का फायदा उठाकर डेजर काफी स्पीड से एडजस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता
है। और आगे जब भी अजश उससे लड़ने के लिए अपना स्वॉर्ड निकालने वाली होती है और तभी डेजर उसके पास आकर उससे कहने लग जाता है कि इस टेस्ट में एक दूसरे को हराना नहीं बल्कि फिनिश लाइन को पार करना है और तुम तो अभी मेरे साथ लड़ने में फोकस कर रहे हो। ये कह कर डेजर इतने में फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है और इसी वजह से डेजर ये रेस जीत जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग सभी प्रोफेसर को देखते हैं जो कि टेस्ट का रिजल्ट डिसाइड कर रहे थे, जहाँ पर एक प्रोफेसर कहने लग जाता है इस बार भी सभी कॉमनर हर बार की तरह अल्फा क्लास में नहीं जा पाएगा। और उसका ये बात को सुनकर सभी प्रोफेसर कॉमनर का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से हेड टीचर सबको चुप करवाते हुए उससे कहने लगते हैं हमें एक स्टूडेंट को अल्फा क्लास में डालने का रिकमेंडेशन मिला है। और तभी अचानक से प्रोफेसर बिकिटे डेजर का प्रोफाइल को ओपन करते हुए बताने लग जाती है कि मुझे लगता है ये कॉमनर को अल्फा क्लास में जाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे और वहाँ पर हर बार की तरह सभी नोबेल के बच्चे अल्फा क्लास में जाते हैं और दूसरी साइड सभी कॉमनर बीटा क्लास में। और तभी हम लोग को पता चलता है कि रोमांटिका के साथ साथ डेजर भी बीटा क्लास में है। और ये सारा कुछ देखकर रोमांटिका काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि वो तो एक नोबेल फैमिली में से था, तो आखिरकार उसको बीटा क्लास में क्यों डाल दिया। और आगे जब भी क्लास शुरू होता है सभी कॉमनर एक टूटे हुए घर पर बैठे हुए थे और तभी हम लोग रोमांटिका को देखते हैं जो कि अभी भी सदमे में थी कि आखिरकार उसको बीटा क्लास में क्यों भेज दिया गया। और आगे जब भी वो डेजर को देखती है वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि डेजर ने तो मैजिक नाइट को भी हरा दिया था, तो आखिरकार वो इस क्लास में क्यों है। और यहाँ पर रोमांटिका तो बार बार घूरे जा रहा था, इसी वजह से डेजर उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है और इसी वजह से रोमांटिका तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और आगे डेजर प्रोफेसर बिकेटे का बात याद करता है क्योंकि उसने डेजर को अल्फा क्लास में भेजने का काफी ज्यादा कोशिश किया था, लेकिन सभी प्रोफेसर तो नोबेल थे, इसी वजह से उसका बात को ठुकरा दिया गया। और ये सारा कुछ सोच के डेजर अपने मन में सोचने लग जाता है कि सभी प्रोफेसर नोबेल और कॉमनर के बीच में एक दीवार खड़ा करके रखा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी टैलेंटेड स्टूडेंट का अपना टैलेंट बाहर नहीं आ पाएगा और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मुझे सभी टैलेंटेड स्टूडेंट का टैलेंट को बाहर निकालना ही पड़ेगा। फिर लंच का सीन दिखाया जाता है और रोमांटिका तो बीटा क्लास में थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक लड़का आकर उससे कहने लग जाता है कि मेरा नाम डोनेडा है और मैं अल्फा क्लास में हूँ और दरअसल मैं पार्टी मेंबर ढूंढ रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ और जल्दी मैं ब्लू मून ज्वाइन करने वाला हूँ जो कि एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है। और मैं असल में यहाँ पर तुमको अपने पार्टी में ज्वाइन करने के लिए पूछने आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बीटा क्लास में सबसे ज्यादा पावरफुल हो। और उसके ये बात को सुनकर रोमांटिका अपने मन में सोचने लग जाती है कि अगर मैं उसका टीम को ज्वाइन कर लूंगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं बीटा क्लास से डायरेक्ट अल्फा क्लास में चले जाऊँ। लेकिन तभी अचानक से डोनेडा उसका हाथ को पकड़कर उससे कहने लग जाता है लेकिन मेरा एक शर्त है कि तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा गर्लफ्रेंड बन जाओ। और उसके ये बात को सुनकर रोमांटिका तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे डोनेडा उसको बताने लग जाता है कि मैंने तुमको एंट्रेंस एग्जाम में देखा था और पहली नजर में देख कर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी बुरा बात है कि अभी तुमको ये घटिया कॉमनर के बीच में रहना पड़ रहा है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। जिस पर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है कि मुझे ये सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और उसके ये बात को सुनकर डोनेडा भी मान जाता है और आगे वो रोमांटिका को एक चीज देकर उससे कहने लग जाता है असल में ये चीज हम हमारे होम टाउन में उसे ही देते हैं जिसको कि हम प्यार करते हैं। और आगे जब भी रोमांटिका वो बॉक्स को ओपन करता है उसके अंदर तो काफी खूबसूरत एक नेकलेस था और आगे जब भी डोनेडा वहाँ से जाता है उसके पीछे अचानक से डेजर आ जाता है और उसे देखकर रोमांटिका तो घबराती हुई नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है असल में मैं तुमको अपने पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। और उसके ये बात को सुनकर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा पागल हो, मैं टॉप स्टूडेंट के पार्टी में ज्वाइन ना होकर आखिरकार क्यों तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन होना चाहूंगा। जिस पर डेजर अपने मन में सोचने लग जाता है आगे चलकर तुम्हारा यही सबसे गलत फैसला होगा। और आगे डेजर अपने पॉकेट से एक लेटर निकाल कर टेबल पर रखता है, फिर वो चुपचाप उससे कहता है ये तभी पढ़ना जब तुम्हारे पास कोई भी ना हो। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका उसका मजाक उड़ाती हुए कहने लग जाती है क्या लिखा है इसमें जल्दी से बोलो। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक लव लेटर है। और आगे डेजर के जाने के बाद जब भी रोमांटिका वो लेटर को पढ़ती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि आखिरकार डेजर को इसके बारे में कैसे पता चला। और आगे जब भी डेजर एक जगह पर जा रहा था वो एक लड़के को देखता है जिसका नाम पराम होता है और उसे देखकर डेजर अपने मन में कहने लग जाता है मैंने फ्यूचर में जितने भी वॉरियर को देखे थे उनमें से ये सबसे ज्यादा तेज था और मुझे ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पराम एक लड़के के साथ फाइट करने वाला था और उसे देखने के लिए यहाँ पर डेजर और रोमांटिका भी आया होता है। और जब भी मैच स्टार्ट होता है पराम तो यहाँ पर काफी अच्छे से लड़ रहा था, लेकिन दबे से वो नोबेल लड़का उसके अटैक से बचकर उसके ऊपर ही अटैक करता है और इसी वजह से उसका शॉट काफी दूर जाकर गिरता है। इसी वजह से पराम भी हार मान लेता है, लेकिन मैच खत्म होने के बावजूद भी वो नोबेल लड़का पराम को काफी बेरहमी से मारने लग जाता है। और ये सारा कुछ देखकर
जल्दी से डेजर वहाँ पर जाकर उससे कहने लग जाता है मैच तो खत्म हो गया है, तो आखिरकार तुम इसको अभी भी क्यों मार रहे हो? और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अटैक से तुम्हें काफी ज्यादा दर्द हुआ था, है ना? और उसका ये बात को सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर डेजर जल्दी से अपने हाथ के वहाँ से उसके अटैक को रोक देता है और आगे डेजर उसकी तरफ काफी गुस्से से घूरते हुए उससे कहने लग जाता है तुम मैच जीत चुके हो तो और क्या चाहते हो? और उसका ये बात को सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है तुमको तो मैं बाद में देख लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पराम डेजर के हाथ में बैंडेज लगा रहा होता है, जहाँ पर पराम उससे बार बार इसके लिए माफी मांग रहा था, जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है तुमको बचाने का ख्याल मेरा खुद का था, इसी वजह से तुमको अपने आप को दोष देने की जरूरत नहीं है। और आगे जब भी डेजर उसका नाम पुकारता है पराम तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और आगे वो जाने से पहले डेजर से कहता है आज तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है और इसी वजह का फ्यूचर में कुछ भी काम हो तो मुझे सबसे पहले बताना, जिस पर डेजर भी हाँ कहता है। और आगे उसके जाने के बाद रोमांटिका डेजर से पूछने लग जाती है तुमने ये लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा है तुमने इसके बारे में किसी और को बताया तो नहीं हो? जिस पर डेजर उसे कहने लग जाता है नहीं मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, लेकिन प्रोफेसर को इसके बारे में सारा कुछ पता है। लीजिए किंगडम वहाँ के एक मर्चेंट ने ट्रेडिंग करके काफी सारे पैसा कमा लिए थे और आगे जाकर वो बंदा एक गरीब बंदे से उसका टाइटल को हासिल कर लिया। और ये सारा कुछ तब हुआ था जबकि तुम 4 साल के थे और भले ही तुम्हारे फैमिली ने नोबेल का टाइटल खरीद लिया है लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कॉमनर का ही खून है। और यही वो कारण था जिस वजह से सभी प्रोफेसर तुमको बीटा क्लास में डाल दिया और तुमको ब्लू मून में ज्वाइन होने का इरादा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर सभी नोबेल ही होते हैं। और तुमको पता ही होगा कि वो नोबेल कॉमनर को कितना ज्यादा नीचा दिखा रहा था और अगर उसको पता चल गया कि तुम नोबेल नहीं बल्कि कॉमनर हो तो तुमको पता ही होगा कि वो कॉमनर तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। और उसका ये सब कुछ बातें सुनकर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम बिल्कुल भी समझ नहीं आते कि तुम हमेशा एक स्माइल करते रहते हो और तुमको मेरे फैमिली के बारे में सारा कुछ पता है और इसी के साथ तुम सबसे लो रैंक होने के बावजूद भी आखिरकार कैसे एक मैजिक नाइट को हरा देते हो, मुझे ये सारा कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और इसी वजह से मैं तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगी और ये सारा कुछ सच्चाई मैं सभी के सामने लेकर आऊंगी। और यहाँ पर तो रोमांटिका उसके टीम में आने के लिए मान गई थी, इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को पैरम का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसको एक शॉट देते हुए उससे कहने लग जाती है कि ये शॉट असल में प्यार का निशानी है और जब तक ये शॉट चमकती रहेगी तुम्हारे फादर हमें याद करते रहेंगे। लेकिन जब भी पैरम वो शॉट को पकड़ती है अचानक से वो शॉट टूटकर नीचे गिर जाती है और देखते देखते वो अपनी नींद से उठ जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि वो ये सारा कुछ एक सपना देख रहा था। और आगे डेजर रोमांटिका और पैरम को प्रोफेसर के पास लेकर जाते हैं और यहाँ पर डेजर तो असल में प्रोफेसर के पास एक नया पार्टी को बनाने के लिए आया था और इसी वजह से डेजर प्रोफेसर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये पार्टी को क्यों बनाना चाहते हो, जिस पर डेजर बताने लग जाता है कि मैं रैंकिंग टूर्नामेंट को जीतकर अल्फा क्लास में जाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका और पैरम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें भी इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और इसी के साथ साथ पैरम को तो रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और इसी वजह से वो प्रोफेसर से पूछने लग जाता है कि आखिरकार ये रैंकिंग टूर्नामेंट क्या होता है, जिस पर प्रोफेसर बताने लग जाती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट एक एग्जाम है और ये रैंकिंग टूर्नामेंट से सभी का रैंक पता लगाया जाता है और इसी के साथ साथ ये एग्जाम अल्फा और बीटा क्लास के सभी स्टूडेंट एक साथ देते हैं। और ये एग्जाम पे पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पार्टी के अंदर 3 से ज्यादा स्टूडेंट को होना चाहिए और असल में ये एग्जाम के अंदर 2 पार्टी के बीच में फाइट होगा और जो पार्टी का मेंबर ये फाइट को जीतेगा उसका पार्टी का रैंक अप हो जाएगा। लेकिन ये एग्जाम बस क्वालिफिकेशन राउंड तक ही लागू होता है और उसमें जो कोई भी पार्टी जीतेगा वो लोग फाइनल राउंड पे एंटर करेंगे और फाइनल राउंड असल में एक शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा और उनमें से जो कोई भी 9 रैंक पे आएंगे उन लोगों को सिंगल रैंक के टाइटल दिया जाएगा और अगर तुम लोग 9 रैंक के अंदर आ जाते हो तो तुम लोग बीटा क्लास से डायरेक्ट अल्फा क्लास में जा सकते हो। लेकिन ये चीज करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि कोई भी अभी तक बीटा क्लास से अल्फा क्लास में नहीं गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बीटा क्लास से ज्यादा अल्फा क्लास में ज्यादा फैसिलिटीज है, जिस वजह से अल्फा क्लास के सभी स्टूडेंट बीटा क्लास को चुटकियों में हरा देंगे। और प्रोफेसर का ये सारा कुछ बातें सुनकर डेजर कहने लग जाता है कि इसी वजह से ही तो मैं ये चीज ट्राई करना चाहता हूँ और तुम सभी एक बार ध्यान से सोचो, अगर हम लोग एक ही टीम के मेंबर होकर 9 रैंक पे आ जाएंगे तो सभी प्रोफेसर को विश्वास हो जाएगा कि बीटा क्लास के सभी स्टूडेंट कमजोर नहीं है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर प्रोफेसर कहने लग जाता है कि तुमने सही कहा कि अगर तुम लोग सिंगल रैंकर बन जाते हो तो तुम सभी ये एकेडमी के ये फालतू रूल को तोड़ सकते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर डेजर सभी के साथ अपने पार्टी रूम की तरफ जा रहा होता है और जाते हुए वो लोग अल्फा क्लास के पार्टी रूम को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शानदार था। और आगे जब भी डेजर अपने पार्टी रूम का दरवाजा को खोलता है वहाँ पर तो काफी ज्यादा गंदगी था और ये रूम को देखकर वो लोग शॉक्ड हो ही रहे होते हैं। तभी अचानक से उस जगह पर काफी सारे चूहे आ जाते हैं और इतने सारे चूहे को देखकर रोमांटिका और पैरम का हालात कुछ ऐसा होता है। और आगे जब भी डेजर ये रूम को साफ करने के बारे में कहता
है रोमांटिका तो उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि असल में रोमांटिका को चूहे से काफी ज्यादा डर लगती है। जिस पर डेजर कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं यहाँ पर सारा चूहे को संभाल लूंगा और बाकी सब तुम संभाल लेना। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी मिलकर ये रूम को कुछ ऐसे से ऐसे बना दिया था, लेकिन इतना साफ सफाई करने की वजह से रोमांटिका का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से वो कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से मैं आराम करना चाहती हूँ। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको एक सिंगल रैंकर बनना है तो तुमको अभी से ट्रेनिंग शुरू करना पड़ेगा। और ये सुनकर पहले तो रोमांटिका मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसको ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर डेजर एक सर्कल ड्रॉ करके रोमांटिका से कहने लग जाता है कि तुमको अपनी मैजिक की एक्यूरेसी को अच्छा बनाना चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका उससे कहने लग जाती है लेकिन मैं तो इसमें काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और ये कहकर वो काफी सारे मैजिक सर्कल बनाकर दीवार के ऊपर अटैक कर देती है। और उसका ये अटैक को देखकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है, लेकिन क्या तुम अपने सभी स्पेल से वो सर्कल के अंदर अटैक कर सकते हो? जिस पर रोमांटिका उसे कहने लग जाती है कि ये नामुमकिन है। डेजर कहता है अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम अल्फा क्लास में जाने का बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रोमांटिका तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन ये सारा कुछ तो असल में डेजर का एक चाल था जहाँ पर वो रोमांटिका को गुस्सा दिलाकर उससे काम करवाना चाहता था। और आगे डेजर और एक नया सर्कल को बनाकर रोमांटिका से कहने लग जाता है कि तुमको अपने मैजिक पावर के मदद से ये बॉल को वो दूसरे सर्कल के अंदर लेकर जाना है। और आगे जब भी रोमांटिका ये करने की कोशिश करती है वो पहली बार में ही बॉल को उठा लेती है। और ये देखकर डेजर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम ऐसे ही करते रहो और तुम काफी जल्दी इसमें माहिर हो जाओगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रोमांटिका तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसी वजह से बाद में वो इसमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाती है। और आगे डेजर उसको सारा कुछ बताकर पैरम के पास जाता है, जो देखकर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो, मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिस पर डेजर बताने लग जाता है नहीं, मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आगे जब भी डेजर अपने फ्यूचर के बारे में याद करता है वो अपने मन में कहने लग जाता है कि फ्यूचर में जाकर पैरम काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है, लेकिन उस टाइम वो जो वेपन इस्तेमाल करता था वो असल में एक रेपियर था। और इसी वजह से वो उसे पूछने लग जाता है कि जब तुम वो अल्फा क्लास के स्टूडेंट के साथ लड़ाई कर रहे थे, मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि वो वेपन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा भारी है और इसी वजह से तुमको एक हल्का वेपन इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि एक रेपियर। और उसका ये बात को सुनकर पैरम तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे वो डेजर को एक जगह पर ले जाते हुए उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे फादर कौन है और कैसे दिखते हैं, और मेरी मॉम एक कॉमनर थी और मेरे फादर एक नोबेल थे, और इसी के साथ साथ मेरे मॉम डैड के बिना शादी के मैं पैदा हो गया था और जाने से पहले मेरे फादर ये शॉर्ट को छोड़ कर गए थे। और आगे जब भी डेजर वो रेपियर को देखता है वो उसको पहचान लेता है कि ये तो वही रेपियर है जिसके साथ पैरम हमेशा फ्यूचर में लड़ाई करता था। और आगे पैरम बताने लग जाता है कि जब मैं 6 साल का था मुझे ये शॉर्ट के बारे में पता चला था, और जब मुझे पता चला कि ये शॉर्ट मेरे फादर मेरे लिए छोड़िए, मैं तब से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लग गया ताकि जब मैं फ्यूचर में अपने फादर से मिलूं मेरे फादर मुझे देखकर गर्व करे। लेकिन जब मेरी मॉम आखिरी सांसें गिन रही थी वो मुझसे कहा कि मैं कभी भी अपने फादर से ना मिलूं क्योंकि उसके दुनिया हमारे से काफी ज्यादा अलग है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक नोबेल के साथ कॉमनर का बच्चा होना ये शर्मिंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर पैरम अपने फादर से अभी मिलने के लिए जाता तो कॉमनर होने के वजह से अब तक वो मारा जा चुका होता। और आगे पैरम कहने लग जाता है कि मैं ये एकेडमी पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने फादर को ढूंढना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैंने ये शॉर्ट की मदद से काफी बार अपने फादर को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तब मुझे पता चला कि ये शॉर्ट का तो कोई कीमत ही नहीं है और इसी वजह से कोई नोबेल ये बेकार चीज को अपने पास नहीं रखेगा। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर मेरे मॉम से काफी ज्यादा प्यार करते होंगे और इसी वजह से मेरे फादर मेरे लिए ये शॉर्ट को मेरी मॉम के पास रख कर गया, लेकिन ये तो एक कचरा है। ये कहकर वो उस शॉर्ट को दूर फेंकते हुए उससे कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं ये शॉर्ट दोबारा कभी भी यूज नहीं करूंगा। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैरम और रोमांटिका अपना ट्रेनिंग कर रहे थे और काफी मेहनत करने के बाद रोमांटिका वो बॉल को सर्कल के अंदर भेज देती है। और ये सारा कुछ देखकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन देखो वो बॉल उस सर्कल में टिक नहीं पा रहा है और इसी वजह से तुमको और भी काफी ज्यादा मेहनत करना है। और तभी अचानक से वो पैरम के पास जाकर उससे उसके शॉट के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे वो शॉट देखने के लिए दे सकते हो, जिस पर वो कहने लग जाता है माफ करना लेकिन मैं तुमको वो शॉट दोबारा नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने वो शॉट को किसी को बेच दी है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैरम डेजर को वही शॉप पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर वो उस शॉट को बेची थी और आगे वो लोग वही शॉप के पास जाकर
जाकर वो बोर्ड को पढ़ते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि इस जगह पर रिफंड बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और आगे जब भी वो लोग उस शॉप के अंदर जाते हैं वहाँ पर तो काफी बड़ा एक गेट होता है और जब भी डेजर नॉक करता है वहाँ पर काफी एक बड़ा बंदा वो गेट को खोलता है और उन दोनों का अंदर आने पे वो तुरंत वो दरवाजे को बंद कर देता है। और आगे जब भी शॉप ओनर पैराम को देखता है वो उससे कहने लग जाता है कि मैंने तो तुम में से एक को कल देखा था और आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और क्या तुम आज कुछ बेचने के लिए आए हो ना कि परचेस करने के लिए। जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है कि मैं वो रेपियर देखने के लिए आया हूँ जो कि वो कल बेचा था। और उसका ये बात को सुनकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुमने बाहर पे बोर्ड नहीं पढ़ा कि यहाँ पर रिफंड अलाउ नहीं है। जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है कि मैं वो चीज रिफंड लेने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि परचेस करने के लिए आया हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो शॉप ओनर उससे कहने लग जाता है ओ अच्छा ऐसा बात है। ये कहकर वो डेजर को वो शॉर्ट दिखाता है और आगे वो उससे कहने लग जाता है कि इसका तो शॉर्ट के हिसाब से कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये काफी ज्यादा हल्का था। और बाद में मुझे पता चला कि ये असल में एक कैमोइन है और ये चीज असल में नोबेल अपने लवर को देते हैं। और उसका मुंह से ये बात को सुनकर परम तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है क्या ये चीज मेरे फादर लव के तौर पे मेरे मॉम को दिया था। और आगे वो आदमी कहने लग जाता है कि मैं ये चीज खोल नहीं पाया इसी वजह से मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया और इसका कीमत अभी 40 सिल्वर कॉइन है, क्या तुम ये चीज लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। और उसका ये बात को सुनकर पैरम काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने तो कल बस 3 सिल्वर कॉइन में ये शॉर्ट को बेच दिया था और इसी के साथ साथ तुमने तो कल मुझे ये भी नहीं बताया कि ये एक असल में कैमोइन है। और उसका ये बात को सुनकर वो आदमी उससे कहने लग जाता है Why, Dada? Why? This is business. और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर पैराम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन ठीक टाइम पे डेजर उसको रोककर 40 सिल्वर कॉइन में वो शॉर्ट को परचेस कर लेता है। और आगे वो अपने मैजिक के मदद से वो शॉर्ट को चेक करने लग जाता है जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसमें तो कुछ लिखा हुआ था। और आगे डेजर पैराम को वो शॉर्ट देते हुए उससे कहने लग जाता है ये शॉर्ट के निचले हिस्से में तुमको एक निशान मिलेगा और जल्दी से तुम उस जगह पर अपना उंगली रखकर वो ब्लेड को निकाल दो। और जब भी पैराम ऐसा करता है उसके अंदर से काफी चमकीला एक शॉर्ट निकलता है और ये शॉर्ट असल में ना ही आयरन का था और ना ही सिल्वर का था। और जब भी परम वो शॉर्ट को ध्यान से देखता है वो कहने लग जाता है कि मैंने ऐसा शॉर्ट कभी भी नहीं देखा। जिस पर डेजर बताता है हाँ बिल्कुल क्योंकि ये बेल्जियम से बना हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर शॉप ओनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बेल्जियम से बना हुआ है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये मेटल को बस हाई क्लास सोई पेन में इस्तेमाल किया जाता है। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं वो बंदा अपना शॉर्ट को नीचे रखते हुए उन दोनों से कहने लग जाता है कि जब तक तुम ये शॉर्ट को यहीं पर छोड़कर नहीं जाते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और आगे शॉप ओनर उसे कहने लग जाता है कि अगर मुझे पता चलता है कि ये शॉर्ट असल में एक बेल्जियम से बना हुआ है ये चीज मैं तुमसे डील कभी भी नहीं करता। और उसका ये बात को सुनकर डेजर भी उसको वही सेम डायलॉग दे देता है This is business. लेकिन तभी अचानक से पीछे से वो बंदा डेजर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये पर डेजर थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है और आगे वो डेजर के ऊपर दोबारा अटैक करे इससे पहले पैराम उसके सामने आ जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहाँ हार मानने वाला था, वो जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर जल्दी से पैराम उसके अटैक से बचकर उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारा कुछ तो असल में वो आदमी का एक चाल था। और आगे जब भी पैराम उसको हराने के लिए जाता है वो हाथी अपने पैर के मदद से उसको एक कस के लात मारता है और उसका ये लात इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और उसका ये हालत को देखकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि तुम अपने फादर के ऊपर भरोसा करो और तुम उसको हरा सकते हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर बाद में पैराम भी दोबारा वो शॉट को पकड़ लेता है जहाँ पर पैराम मन में कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं उसको हरा कर ही रहूंगा। ये कहकर वो जल्दी से उसको ऊपर अटैक कर देता है और ये सारा कुछ देखकर वो बंदा भी जल्दी से अपने शॉट के मदद से उसको ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदे को कहाँ ही पता था कि पैराम का वो शॉट कितना ज्यादा पावरफुल है। और आगे जब भी उन दोनों का शॉट एक दूसरे से टकराता है पैराम का शॉट इतना ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से वो उसका शॉट को पूरा बीच से काट देता है। और इस चीज का फायदा उठाकर पैराम जल्दी से उसको ऊपर एक अटैक करके उसको हरा देता है। और आगे जब भी डेजर उसके पास आता है वो उससे कहने लग जाता है कि मैं बिना शॉट की मदद से इससे जीत नहीं पाता और ये सारा कुछ मेरे फादर की वजह से हुआ है। और आगे जब भी वो दोनों वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं शॉप ओनर उन दोनों से कहने लग जाता है तुम लोग आखिर
आखिरकार कहाँ पर जा रहे हो और क्या तुम लोग को पता है कि ये गेट को खोलना तुम्हारी बस की बात नहीं है और ये गेट को तो वही आदमी खोल सकता था जिसको कि तुम अभी अभी हराए हो। और उसका ये बात को सुनकर परम जल्दी से हमने शॉट के मदद से वो गेट को ही काट देता है और ये देखकर तो वो ओनर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और आगे जाते हुए डेजर उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है, जिस पर परम कहने लग जाता है असल में मैं तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने तब से लेकर आज तक मेरा काफी ज्यादा हेल्प करते हुए आ रहे हो और आज तुमने मेरा मोम का दिया हुआ ये शॉट को बचाया, इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका ये बात को सुनकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि तुमको शुक्रिया कहने का कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम मेरे दोस्त हो और इसी वजह से जब भी मेरा कोई दोस्त मुसीबत में होगा मैं अपना आंख बंद करके उसका मदद करूंगा। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर परम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर आने से पहले मेरे साथ काफी कुछ हुआ और मैंने अपने अपनों को ही खो दिया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम मुझे अपना एक दोस्त मानते हो और इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और तभी हम लोग दूसरी साइड रोमांटिका को देखते हैं जो कि अभी भी ट्रेनिंग कर रही थी, जहाँ पर वो अपने मैजिक पावर के मदद से वो बॉल को सर्कल के अंदर रखना सीख गया था और ये सारा कुछ देखकर वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे वो काफी सारे स्पेल को कास्ट कर एक ही सर्कल के अंदर अटैक करने की कोशिश करती है और यहाँ पर तो वो कामयाब हो गई थी, इसी वजह से वो हद से ज्यादा खुश हो जाती है। और आगे वो अपना ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो डोनेडा से मिलने के लिए जाता है और वो तो ट्रेनिंग करने की वजह से काफी ज्यादा भूखी थी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी कर खाने लग जाती है। और आगे डोनेडा उससे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मुझे अपना जवाब देने के लिए आए हो है ना, तो चलो मैं तुमको ब्लू मून का सभी मेंबर से मिलवाता हूँ। और इसका ये बात को सुनकर रोमांटिका जल्दी से उसका कैमोइन लौटाती हुए उससे कहती है कि मैं असल में तुमको ये लौटाने के लिए आई हूँ। और आगे वो उसको साफ से बता देता है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं बन सकता और इसी के साथ साथ मैंने बीटा क्लास के एक पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है और पहले तो मुझे वहाँ पर मजा नहीं आता था, लेकिन अभी मुझे काफी ज्यादा वहाँ पर अच्छा लगने लगा है। और वैसे भी तुमने मुझे उस दिन कहा था कि सभी बीटा क्लास के कॉमनर रास्ते के कूड़े के बराबर हैं और इसी वजह से मैं भी तुमको बता दूं मैं भी पहले एक कॉमनर ही थी और इसी वजह से मैं नोबेल होने के बावजूद भी सभी प्रोफेसर मुझे बीटा क्लास में डाला है। और उसका ये बात को सुनकर डोनेडा उससे कहने लग जाता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक कॉमनर हो मैं कभी भी तुम्हें अपने टीम पे ज्वाइन होने नहीं देता। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका कहने लग जाती है हाँ मुझे पता है और वैसे भी हमारे पार्टी अल्फा क्लास में प्रोमोट होने के लिए प्लानिंग कर रही है और इसी वजह से तुम अब से मेरा एक दुश्मन हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर डोनेडा काफी गुस्से से कहने लग जाता है कि मैं तुम सबकी काफी बुरा हालत कर दूंगा। और उसका ये बात को सुनकर रोमांटिका कुछ न कहकर ही वहाँ से चली जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि डोनेडा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अपना एक पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर कॉमनर ने उसका घर को जला दिया था और डोनेडा ये सारा कुछ होते हुए देखकर बस रो रहा था और इसी वजह से वो कॉमनर से काफी ज्यादा नफरत करता है। फिर नेक्स्ट सीन में रैंकिंग टूर्नामेंट का क्वालिफायर राउंड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर डेजर्ट की टीम जिससे भी लड़ रहा था वो उस राउंड पे जीत जा रहे थे और इसी वजह से देखते देखते उन लोगों का रैंक टॉप 30 के अंदर आ जाता है। और आगे हम लोग को पता चलता है कि डेजर्ट की टीम क्वालिफाई राउंड पास कर लिया है और यहाँ पर तो पहली बार कोई कॉमनर की टीम क्वालिफाई राउंड को पास किए थे और इसी वजह से ये खबर न्यूज़पेपर पे भी आ जाती है। और ये सारा कुछ देखकर अल्फा क्लास के एक प्रोफेसर ब्लू मून पार्टी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहने लग जाता है ये क्या बात हुई, बीटा क्लास के कॉमनर रैंक 30 के अंदर है और हम लोग कभी भी वो बेकार कॉमनर को हमारे क्लास में नहीं ला सकते और इसी वजह से रैंकिंग टूर्नामेंट पे तुम लोग को किसी भी हद तक जाना पड़े तुम लोग वो बेकार कॉमनर से हार कर यहाँ पर मत आना और उनमें से कोई भी सिंगल रैंकर नहीं बनना चाहिए। और ये बताकर ही आगे वो प्रोफेसर राजेश से कहने लग जाता है कि तुम पहले वीडियो से लड़ चुके हो और क्या तुम अभी उससे लड़कर उसे हरा सकते हो, जिस पर राजेश कहती है हाँ मैं उसे जरूर हराऊंगी। और ये कहकर ही वो आगे अपने मन में सोचने लग जाता है पिछली बार डेजर ने मेरे ऊपर बिना अटैक के ही मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए मैं उसे हरा कर ही रहूंगी। और आगे एजेश डोनेडा और पर्सिवल से मिलती है, जहाँ पर वो तीनों ये डिसाइड करते हैं कि एजेश डेजर से लड़ेगा, डोनेडा रोमांटिका से और पर्सिवल पैरम से। और कोई भी कुछ भी हो जाए वो लोग एक दूसरे का ओपोनेंट को नहीं चुराएगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी डेजर ट्रेनिंग रूम पर जाता है रोमांटिका पूछने लग जाती है कि आज हम आखिरकार क्या ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहाँ पर डेजर उससे कहने लग जाता है कि आज हम कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे और आज हम लोग एक दूसरा काम को करेंगे जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आगे डेजर रोमांटिका और पैरम को लेकर लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेजर उन दोनों को काफी सारा बुक देता है पढ़ने के लिए। और इतने सारे बुक को देखकर रोमांटिका चिल्लाती हुए कहने लग जाती है क्या मुझे इतने सारे बुक को पढ़ना पड़ेगा, जिस पर डेजर उन दोनों को बताने लग जाता है कि फाइनल राउंड एक शैडो वर्ल्ड के अंदर होगा और शैडो वर्ल्ड काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट से बना है और अगर तुम दोनों वो इवेंट्स को रोक लेते हो तो शैडो वर्ल्ड को पार कर जाओगे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रोमांटिका उससे पूछने लग जाती है तुम्हारा बात तो सही है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि कौन सा हिस्टोरिकल टाइम से इवेंट आने
वाला है। जिस पर डेजर उससे कहने लग जाता है इसी वजह से मैंने कुछ रैंडम बुक को सिलेक्ट किया है, ये जल्दी से पढ़ लो। लेकिन यहाँ पर रोमांटिका तो बुक पढ़ना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो डेजर से कहने लग जाती है क्या होगा अगर तुम्हारा अंदाज गलत साबित होगा तो। जिस पर डेजर कहने लग जाता है हाँ तुम्हारा बात पे दम तो है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमें सारे हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ना पड़ेगा, और मैं असल में तुम लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता था, लेकिन अगर रोमांटिका यही चाहती है तो यही सही है। और इसी वजह से चलो हम लोग ये लाइब्रेरी की सभी हिस्टोरिकल बुक को पढ़ लेते हैं। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रोमांटिका और पैराम डेजर का दिया हुआ वो सभी बुक को पढ़ने लग जाते हैं। और आगे डेजर कहने लग जाता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा रहा हूँ और मुझे सच में पता है कि फाइनल राउंड में आखिरकार क्या होने वाला है। और आगे वो लोग पढ़ाई कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास एडजस्ट आ जाता है। और आगे एडजस्ट कुछ कहे इससे पहले डेजर उससे कहने लग जाता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सारे वर्ड डिक्लेयर करने आए हो। जिस पर एडजस्ट भी कहने लग जाती है हाँ, और मैंने उस दिन तुमको कम समझने में काफी ज्यादा गलती कर दी, इसी वजह से सॉरी। और इसी वजह से कुछ भी हो जाए मैं ये हारने नहीं वाली हूँ, मैं तुमसे जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला था, और ये राउंड को देखने के लिए तो यहाँ पर काफी सारे लोग आए थे। और तभी हम लोग दूसरे साइड डेजर की टीम को देखते हैं जो कि बस बकबक किए जा रहे थे। और उन दोनों का ये सारा कुछ बातें सुनकर डेजर अपने मन में सोचने लग जाता है ये तो ये राउंड के लिए बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, ये काफी ज्यादा हैरान की बात है। और देखते देखते आगे वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर उनके साथ साथ काफी सारे टीम होते हैं। और तभी अचानक से अनाउंसमेंट होती है कि रैंकिंग टूर्नामेंट जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और ये अनाउंसमेंट को सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और आगे अनाउंसमेंट पे बताया जाता है शैडो वॉल को क्लियर करने के लिए एक इंसिडेंट को क्लियर करना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ शैडो वॉल के अंदर मैजिक के साथ साथ सभी अटैक करना अलाउ है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा डैमेज मिलता है तो वो तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और ये शैडो वॉल को क्लियर करने में जो भी जितना कामयाब होगा उसको उतना ही ज्यादा पॉइंट दिया जाएगा, और टॉप 9 रैंक के स्टूडेंट को सिंगल रैंकर का टाइटल दिया जाएगा। और ये सारा कुछ देखकर परम कहने लग जाता है अभी तो हम लोग काफी ज्यादा नीचे हैं। जिस पर डेजर कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, टॉप 9 रैंक पे आने का बस 2 ही रास्ते हैं। पहला कि हम लोग को खुद से ये शैडो वॉल को पार करना पड़ेगा, और अगर ये हम लोग से ना हो पाए तो हम लोग को बाकी के स्टूडेंट को हराना पड़ेगा। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने शैडो वॉल का गेट ओपन हो जाता है, और जब भी वो लोग पोर्टल के अंदर घुसते हैं अचानक से एक अनाउंसमेंट होने लग जाता है सभी स्टूडेंट का लोकेशन रैंडमली सिलेक्ट किया गया है। और ये अनाउंसमेंट को सुनकर डेजर अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे सबसे पहले पैराम और रोमांटिका को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से उसके तरफ कोई आइस मैजिक से अटैक कर देता है, और ये तो असल में वही लड़की थी जो कि शैडो वॉल के आने से पहले काफी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि शैडो वॉल के आने के बाद मैं सबसे पहले तुमसे मिल गई। जिस पर टीचर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं एकेडमी पे इतना ही ज्यादा फेमस हूँ। और उसका ये बात को सुनकर वो लड़की गुस्से से हमने आइस मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो देखकर डेजर जल्दी से हमने फायर मैजिक का स्पेल को एक्टिवेट करके उससे बच जाता है। और ये सारा कुछ देखकर वो जल्दी से हमने 2 स्पेल को एक्टिवेट करके वाटर स्पेल से जल्दी से डेजर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर डेजर थोड़ी ना कम था, वो उसका एक अटैक को रोकते हुए सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो किस लिए 2 स्पेल को एक्टिवेट किया था। और देखते देखते वो वाटर आइस में बदल कर टूट जाता है, और इसी वजह से देखते देखते वो एक टोर्नेडो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये कर वो लड़की डेजर से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमको ये स्पेल कैसी लगी, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम जैसे एक कॉमनर ने ये स्पेल को कभी भी नहीं देखा है। और उसका ये बात को सुनकर डेजर कहता है अच्छा ऐसा बात है, और ये कहकर वो एक चुटकी बजाता है, और इसी वजह से देखते देखते वो लड़की का स्पेल अचानक से टूट जाता है। और आगे वो उसका बर्फ के टुकड़े को कलेक्ट करके उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है। और उसका ये अटैक को देखकर वो लड़की अपने सामने एक बैरियर को एक्टिवेट करके उससे कहने लग जाती है कि कुछ भी हो जाए तुम जैसे एक कॉमनर के अटैक मेरे ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन तभी अचानक से डेजर का वो अटैक काफी सारे टुकड़ों में अलग हो जाता है, और आगे वो उस बैरियर के बगल से घूमकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो लड़की वहाँ पर ही डिस्क्वालीफाई हो जाती है। और तभी हम लोग दूसरी साइड एक अल्फा क्लास के लड़के को देखते हैं जो कि आराम से हवा के मजे ले रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक करके उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। और असल में ये अटैक तो रोमांटिका ने करी थी। और तभी हम लोग को ये भी पता चल जाता है कि पैराम भी उसी के साथ है, और यहाँ पर तो वो दोनों एक साथ मिलकर डेजर को ढूंढ रहे हैं। और तभी अचानक से रोमांटिका अपने पावर की मदद से डेजर को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि 2 स्टूडेंट काफी दूर पर है और एक स्टूडेंट उसी के पास ही है। और ये देखकर रोमांटिका जल्दी से वो सिंगल वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, और तभी उन दोनों के सामने और भी 2 स्टूडेंट आ जाते हैं उससे लड़ाई करने के लिए। और वो दोनों आकारी रोमांटिका और पैराम के बारे में काफी बुरा वाला कहने लग जाता है, जहाँ पर एक लड़की कहने लग जाती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, हम तुम्हें काफी इजीली हरा देंगे। जिस पर रोमांटिका कहती है ये तो बाद में देखा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा कमजोर है और कौन
पावरफुल। और आगे परम वो लड़के के साथ लड़ाई करने लग जाता है और दूसरी साइड रोमांटिका वो लड़की के साथ लड़ाई करने लग जाती है। और आगे काफी मेहनत करने के बाद पैराम और रोमांटिका उन दोनों को हरा देते हैं। और यहाँ पर तो वो दोनों अकेले उनको हरा दिया था, इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से रोमांटिका चिल्लाती हुए कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम कब तक वहाँ से छुप छुप कर ये सारा कुछ देखने वाले हो। और असल में रोमांटिका तो ये सारा कुछ डेजर्ट से कह रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम से उन दोनों का लड़ाई छुप छुप कर देखे जा रहा था। और आगे रोमांटिका उससे पूछने लग जाती है कि जल्दी से बता आखिरकार तुम्हें हमारी फाइट कैसी लगी। जिस पर डेजर कहने लग जाता है कि सच में तुम लोगों का फाइट काफी ज्यादा अच्छा था। और आगे वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से आसमान पे काफी सारे बादल आकर बारिश होने लग जाता है। और यहाँ पर बाकी की टीम भी एक एक करके आगे बढ़ रही थी। और आगे डेजर को पता चलता है कि अब शैडो वर्ल्ड पे 18 प्लेयर ही बचे हुए हैं। और यहाँ पर तो काफी जोर से बारिश हो रहा था, जिस वजह से वो तीनों एक पेड़ के नीचे आ जाते हैं। और वहाँ पर रोमांटिक अपने मन में सोचने लग जाती है कि बीटा क्लास से होकर अल्फा क्लास से टक्कर लेना, ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया था। और अगर मैं डोनेडा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो अब तक तो उसको मेरे बारे में सारा कुछ पता चल गया होता। और उसके ये चेहरे को देखकर डेजर उसके माथे के ऊपर हाथ रख के उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर रोमांटिका खुशी के मारे एक स्माइल करती है। और आगे वो अपने माथे से उसका हाथ को हटाकर अपने मन में कहने लग जाती है कि मैं अपनी टीम से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन तभी अचानक से शैडो वर्ल्ड के अंदर काफी जोर से घंटी बजने लग जाती है। और ये सुनकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन ये देखकर डेजर कहने लग जाता है कि अब टाइम हो चुका है और ये जगह असल में एक प्रीवियस क्लॉक टावर की दुनिया है। और ये क्लॉक टावर असल में एक हाई लेवल मैजिक डिवाइस है और ये डिवाइस के मदद से काफी सारे हाई लेवल का मॉन्स्टर तैयार होते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि सर्वाइवल को स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ साथ क्लॉक टावर ने एक नया मॉन्स्टर प्रोड्यूस किया है और इसी वजह से तुम सभी वो मॉन्स्टर से बचकर रहना। और जब भी दूसरे साथ ये सारा कुछ सभी प्रोफेसर देखते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि अब तो बीटा क्लास का कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर तो काफी तेज बारिश हो रहा था, इसी वजह से डेजर के सभी टीम मेंबर अभी भी वो पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लेकिन तभी जमीन के अंदर से काफी खतरनाक एक चूहा मॉन्स्टर निकलता है और वो चूहा तो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसी वजह से रोमांटिका और पैराम जल्दी से जाकर डेजर को पकड़ लेते हैं। और आगे जब भी वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, अचानक से उनके पीछे काफी सारे चूहे की सेना पड़ जाती है। और ये देखकर रोमांटिका जल्दी से अपने पार की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उसका ये अटैक से तो वो सभी चूहे का कुछ भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर तो वो लोग ऐसे ही हर बार भाग नहीं सकते और इसी वजह से पैराम जल्दी से वो चूहे के ग्रुप के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर तो वो असल में ये सभी चूहे का मेन लीडर को हराने के लिए आया था। और तभी हम लोग दूसरे साइड ब्लू मून के ग्रुप को भी देखते हैं, जिनके ऊपर काफी सारे चूहों ने अटैक कर दिया था और इसी वजह से उनके काफी सारे स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर एडजस्ट आकर हमने पार के मदद से सभी चूहे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड और एक टीम को देखते हैं और उनके ऊपर भी काफी सारे चूहों ने अटैक कर दिया था, जो देखकर उनके टीम के लीडर हमने फायर मैजिक से सभी चूहे के साथ साथ जंगल को ही उड़ा देता है। और तभी हम लोग दूसरे साइड पैराम को देखते हैं, जो कि सभी चूहे के ग्रुप के अंदर था। और यहाँ पर तो वो असल में चूहे के मेन लीडर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और बाहर पे तो डेजर पैराम को बचाने के लिए ये चूहे के ढेर को हटाने लग जाता है, क्योंकि वो दोबारा इसको खो नहीं सकता है। और तभी दूसरी साइड पैराम को वो चूहे का लीडर मिल जाता है, जो देखकर वो जल्दी से अपने स्वॉर्ड के मदद से उसको हराकर बाहर निकल आता है। लेकिन आगे जब भी वो बाहर आता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो आज काफी ज्यादा मेहनत कर लिया था और वो तो काफी ज्यादा टायर्ड था। इसी वजह से डेजर उसको सोने के लिए कहता है, जो सुनकर वो भी तुरंत ही सो जाता है। और आगे डेजर उसको उठाकर पेड़ के पास सुला देता है। और आगे वो रोमांटिका को उसके ऊपर नजर रखने के लिए बोलकर वो एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं ये सारा कुछ क्या कर रहा हूँ, मुझे पैराम को ऐसी मुसीबत में डाले बिना ये सारा कुछ क्लियर कर लेना चाहिए था। और आगे वो अपने आप को मुक्का मार कर कहने लग जाता है, और मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा पास्ट में आने का बस एक ही गोल है कि मैं दोबारा अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता। और आगे जब भी डेजर वापस आता है तब तक पैराम भी उठ चुका था। और ये देखकर डेजर उससे कहने लग जाता है कि अब हमें वो क्लॉक टावर के पास आगे बढ़ना चाहिए। और देखते देखते वो लोग क्लॉक टावर के पास चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एडजस्ट के भी सभी टीम मेंबर वो क्लॉक टावर के पास आ गए थे और वो लोग बातचीत कर ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के ऊपर से अटैक हो जाता है और उनकी ये अटैक के वजह से तुरंत ही उन लोगों का 2 मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और ये सारा कुछ देखकर एडजस्ट अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ डेजर ही कर सकता है। और तभी हम लोग ऊपर पे रोमांटिका को देखते हैं, जो कि उन लोगों के ऊपर बार बार अटैक किए जा रही थी। लेकिन ये पर एडजस्ट थोड़ी ना कम था, वो अपने सभी टीम मेंबर को पहले से सावधान होने के लिए कह देती है।